लंबे वक्त से चला आ रहा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट आज एक खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। दोनों तरफ से रॉकेट्स की बरसातें हो रही है। हजारों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, सैकड़ों ने दम तोड़ दिया है। दरअसल इस भयानक वॉर की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 की सुबह, जब सुबह के 6:30 बजे इजराइल की आधी जनता नींद में ही थी। तभी गाजा स्ट्रिप के तरफ से इजराइल के कई शहरों में लगातार जानलेवा रॉकेट्स की बौछार होने लगी। रॉकेट्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अपने सुपर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाने वाले इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी अचानक से आए हजारों रॉकेट्स की बारिश को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए। 7 अक्टूबर को अचानक हमास ने सिर्फ 20 मिनट में ही करीब 5000 रॉकेट्स इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च कर दिए। इसके ठीक बाद हमास के हजारों टेररिस्ट इजराइल के कई मैदानी इलाकों में घुस आए और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गाजा इजराइल बॉर्डर के सेटलमेंट्स एशकेलॉन और तेल अवीव इस हमले के मुख्य स्पॉट बने। इस घटना में अभी तक लगभग 1400 इजरायली मारे गए। संडे को हुई इस घटना को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मैसिव टेररिस्ट अटैक का नाम दिया और पब्लिकली इजराइल इज एट वॉर की घोषणा कर दी। Israel is at war. मंडे को इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और इसके साथ ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया। इजराइल के इतिहास में हुए इस भयानक टेररिस्ट अटैक को वर्स्ट सिविलियन मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। हमास, जो कि गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करती है, उसने ऐसी तबाही फैलाई है जिसकी वजह से न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी इंसानियत का खून खौल उठा है। इस तरह के बार्बरिक कांड के बाद इजराइल ने भी फ्रंट संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडे 8 अक्टूबर को इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास के खिलाफ बॉम्बिंग शुरू कर दी। इस पूरी वॉर में अब तक लगभग 3000 से ज्यादा कॉमन लोग मारे गए हैं। इजराइल की सरकार ने इजराइल में हुए इस नरसंहार के बदले हमास को जड़ से खत्म कर देने की कस्में खाई। आखिर कौन है ये हमास और क्यों हमास ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर इस तरह से अटैक किया है? अगर ध्यान से देखें तो इसकी जड़ें इजराइल पैलेस्टाइन के डिवीजन के साथ ही शुरू हो गई। ऊपर से पैलेस्टाइन के आपसी युद्ध की वजह से पैलेस्टाइन ही टुकड़ों में बटा हुआ है। About the Israel-Palestine conflict that has broken out since this morning in a way that hasn't happened in quite a few years. Entire Jewish families, including newborn babies, have been found slaughtered in their homes by Hamas terrorists. As Israel prepares for an all-out assault on Hamas, as the Israeli military announces there will be an integrated and coordinated attack from the air, sea, and land. As the clock ticks on Israel's threat to eliminate Hamas. दरअसल इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी 3000 साल पहले से ही, जब आज का इजराइल और पैलेस्टाइन यहूदियों का देश था। लेकिन हर बार इन्हें अपने देश से भागना पड़ता था। कभी सिविल वॉर्स तो कभी सूखा, कभी दूसरे देशों और कबीलों का हमला। ऐसी स्थिति में जूज लोग हमेशा से ही अपनी जमीन छोड़कर भागे हैं या भगाए गए हैं, जिसकी डिटेल्ड कहानी हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो क्रिएशन ऑफ इजराइल में बताई है। लेट 1800s में एंटीसेमिटिज्म के कारण हो रहे अत्याचारों से विवश होकर जूइश लीडर थियोडोर हर्जल के बुलावे पर विश्व के कोने कोने में फैले सारे जूइश एक बार फिर से अपने पूर्वजों की धरती इजराइल की तरफ चल पड़े, जो अब पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था। सदियों तक क्रिश्चियंस और मुस्लिमों के कब्जों में रहा पैलेस्टाइन मेनली अरब मुस्लिमों का घर बन गया था, जहां यहूदियों के लाखों की संख्या में पहुंचने से दिक्कतें शुरू हो गई। और शुरुआत की यही छोटी मोटी दिक्कतें आज इजराइल पैलेस्टाइन के बीच आए दिन हो रहे संघर्षों की जड़ बन गई। पैलेस्टीनियन एंड अरब कंट्रीज के लाख रिवॉल्ट्स के बाद भी 1948 में पैलेस्टाइन को डिवाइड करके इजराइल बना दिया जाता है। इस डिवीजन के साथ यहूदी अपनी प्रॉमिस्ड लैंड को फाइनली प्राप्त कर लेते हैं और यहीं से पैलेस्टाइन इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसका विकराल रूप आज पूरी दुनिया देख रही है। 3000 साल पहले जब अब्राहम ने जूडिज्म की स्थापना की, तब तेजी से इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अपने लोगों को मूर्ति पूजा और अंधविश्वास से दूर रखने के लिए अब्राहम ने जूइश लोगों को इजराइल में बसाया। इसके बावजूद 1000 सालों तक यहूदी धक्के खाते रहे।
जहां तहां भटकते रहे जब तक कि उन्हें दोबारा से एक धर्मगुरु मोसेस का साथ नहीं मिला। मोसेस इजिप्ट में एक जूइश परिवार के घर में जन्मे थे, जिन्हें जूइश का दुख देखा नहीं गया। वो जैसे ही थोड़े बड़े हुए वैसे ही जूइश लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लोगों को धर्म समझाया, उन्हें एकजुट किया और एक दिन अपने पीछे यहूदियों का काफिला लेकर वापस इजराइल की धरती पर आ गए। इन्होंने यहूदी धर्म के 10 उपदेश दिए, जिन्हें एक पत्थर पर लिखवाया गया, जिसे 10 कमांडमेंट ऑफ गॉड कहा गया। इसके बाद पहली बार इजराइल में किंग सॉल ने यहूदी साम्राज्य बसाया। इसके बाद 1000 BC के आसपास जब किंग सोलोमन ने यहूदी साम्राज्य की गद्दी संभाली, तब यहूदियों के जीवन में बहार आई। इसी दौरान उन्होंने इजराइल की राजधानी जेरूसलेम में यहूदियों का पहला मंदिर टेम्पल माउंट बनवाया, जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया। यहाँ कुछ सदियों तक यहूदियों ने इजराइल में सुखी जीवन बिताया, लेकिन जल्दी ही अब यहाँ विदेशी राजाओं के हमले फिर से शुरू हुए और जूइश को फिर से यहाँ से भागना पड़ा। कुछ समय बाद यहाँ बेबीलोनियन किंग्स का राज हो गया, जिन्होंने इस टेम्पल माउंट को तोड़वा दिया और जूइश लोगों को स्लेव बनाकर बेबीलोन ले गए, जिसके बाद सिटी ऑफ जेरूसलेम बिल्कुल उजड़ गई और साथ ही साथ जूइश का इजराइल से नामो निशान भी मिट गया। समय फिर बदला और बेबीलोन को पर्शियन किंगडम ने बेबीलोन से लेकर इजिप्ट तक को जीत लिया और जो भी जूइश बंदी बनाकर बेबीलोन में लाए गए थे उन्हें फ्री कर दिया गया। इनमें से एक पर्शियन किंग साइरस ने यहूदी लोगों को न सिर्फ इजराइल भेजा बल्कि सेकंड टेम्पल बिल्ड करने के लिए कुछ फंडिंग भी की थी। इसके बाद 516 BCE में यहूदियों ने दोबारा से अपना मंदिर बनवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया। इसके बाद इजराइल रोमन किंगडम के कब्जे में आ गया। अब तक जूइश किसी तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन इसी बीच जेरूसलेम के एक यहूदी परिवार में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस बड़े होने के साथ ही क्रिश्चियनिटी की टीचिंग फैलाने लगे, लोगों से मिलने लगे, बीमारियां ठीक करने लगे। पूरी यहूदी आम जनता उनसे इन्फ्लुएंस होने लगी। इस बात से यहूदी धर्मगुरुओं को बड़ी परेशानी होने लगी। वो जीसस की टीचिंग्स को यहूदी समाज में फैलने से रोकना चाहते थे। ऐसा माना जाता रहा है कि रोमन गवर्नर को यहूदी धर्मगुरुओं ने जीसस और उनकी टीचिंग्स के खिलाफ भड़काया था। इसके बाद ही पोंशियस पायलट, जो कि एक रोमन प्रीफेक्ट यानी कि जेरूसलेम का गवर्नर था, उसने जीसस को क्रूसीफाई करने का फैसला लिया। पूरे यहूदी समाज ने इस बात पर सहमति दी थी और साथ ही यहूदी लोगों ने ही जीसस को क्रूसीफाई करवाया। लेकिन धीरे धीरे जीसस की टीचिंग्स बढ़ने लगी। रोमन एम्पायर में लोग धड़ाधड़ कन्वर्ट होने लगे और तो और कई जूइश भी अब क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगे, जिससे यहूदियों की समस्या और बढ़ने लगी। 312 CE में रोमन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और क्रिश्चियनिटी को रोमन किंगडम का राज धर्म घोषित कर दिया गया। इसके बाद रोमन्स की बढ़ती हुई क्रिश्चियन पॉपुलेशन की वजह से कई जूइश भी कन्वर्ट होने लगे थे, जिससे जूइश के धर्मगुरुओं ने मिलकर रोमन के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया ताकि क्रिश्चियंस को इजराइल से भगाया जा सके और रोमन के राज से छुटकारा मिल सके। लेकिन जूइश ने जीसस के क्रूसिफिकेशन को सपोर्ट किया था, इसीलिए पूरी रोमन जनता उन्हें दुश्मन मानने लगी और इसके बाद और खुलेआम उनका परसिक्यूशन होने लगा। फिर भी यहूदी रोमन एम्पायर को मानने से इनकार करते रहे, जिससे खफा होकर रोमन किंग्स के ऑर्डर पर पूरे जेरूसलेम को जला दिया गया। इसी दौरान रोमन्स ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल को भी जलाकर राख कर दिया, जिसकी एकमात्र दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी जेरूसलेम में बची हुई है। बहरहाल रोमन्स के क्रिश्चियनिटी एक्सेप्टेंस के बाद जूइश की स्थिति अब इजराइल में काफी खराब होने लगी। कुछ ही समय बाद किंग कॉन्स्टेंटाइन ने इसी टेम्पल के वेस्टर्न वॉल की कुछ दूरी पर एक चर्च बनवा दिया, जहां पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया था। इसके बाद ये जगह क्रिश्चियंस के लिए होली प्लेस बन गई। इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द रिजरेक्शन है, जो कि जेरूसलेम में वेस्टर्न वॉल से थोड़ी दूरी पर बसा है। कुछ सदियों बाद जब अरबों का राज आया, तब हजरत मोहम्मद के वक्त इस्लाम ने पूरे मेडिटेरेनियन सी के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर जेरूसलेम का शहर अरबों के हाथ में आ गया। अरबों के समय यहूदियों को थोड़ी चैन की सांस मिली। इसी दौरान मोहम्मद हजरत को सपना आया कि वो जेरूसलेम में नमाज अदा कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जेरूसलेम में आकर अल बुराक मस्जिद में नमाज अदा की। ऐसा माना जाता है कि इसी मस्जिद के पास एक डोम है, जिस पर चढ़कर मोहम्मद हजरत ने जन्नत का सफर किया था। इसके बाद ये मस्जिद मुस्लिमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया
इसके बाद इसे एक छोटे से शहर जेरूसलेम से क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और जूइश तीनों कम्युनिटीज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ गए। रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होने की वजह से तीनों ही कम्युनिटीज हमेशा से इस शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ती रही है। जब जब यहूदियों पर बाहरी राजाओं ने हमला किया, तब तब ये आसपास की जगहों में अपना देश छोड़कर रहने चले गए। हजारों जूइश अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज और एशियन कॉन्टिनेंट्स में आ गए। वहीं यूरोप से नजदीकी होने के कारण लाखों यहूदी यूरोप की तरफ जा बसे। लेकिन जूइश को यूरोप में ये विश्व के किसी भी दूसरे हिस्से में कभी भी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं मिली। इसी बीच 19th सेंचुरी में एंटीसेमिटिज्म बढ़ गया, जिसमें जूइश को पूरे यूरोप में बुरी तरीके से मारा पीटा जाने लगा। इनके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इन्हें पब्लिकली मास परसिक्यूट किया गया। ऐसी स्थिति में जूस अब बेहद परेशान हो चुके थे और अपने देश की मांग करने लगे थे। इसी दौरान ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की एक जूइश फैमिली में 2 मई 1860 को थियोडोर हर्जल का जन्म हुआ, जो कि एक पत्रकार और यहूदियों के पॉलिटिकल लीडर बने। इन्होंने जूइश के ऊपर यूरोप में हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखना शुरू किया और अपने थॉट्स को लिखकर फैलाना शुरू किया, जिसमें जूइश लोगों के लिए अपनी मातृभूमि की मांग करने को कहा। इन्होंने एक किताब द जूइश स्टेट लिखी, जो कि पूरे वर्ल्ड में यहूदियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। इसके बाद इन्होंने द ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाया, जिसका मकसद जूइश को पूरी दुनिया से लाकर इजराइल में बसाना था। पूरी दुनिया के जूइश, खासकर जो अमेरिका में बसे थे, उनसे इस ऑर्गेनाइजेशंस को काफी डोनेशन आने लगा। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व भर में बिखरे यहूदियों को बुलाकर पैलेस्टाइन के बॉर्डर एरियाज में बसाने लगी। इसके बाद धीरे धीरे पैलेस्टाइन में जूइश की संख्या लाख के आसपास पहुंच गई, जिससे कि मुस्लिम्स जो पहले से पैलेस्टाइन में रहते थे, उन्हें अब इनसिक्योरिटी होने लगी। पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच तनाव तभी बढ़ने लगा था। इसी बीच 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, जिसमें कि ब्रिटिश ने ज़ायनिस्ट पार्टी से फाइनेंशियल मदद मांगी और बदले में जूइश स्टेट इजराइल बनाने का वादा किया। इस बात पर यहूदी राजी हो गए और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद पैलेस्टाइन ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में आ गया। इसके बाद यहूदियों ने ब्रिटिश पर अपना देश इजराइल बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन पैलेस्टीनियन ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि जूइश आकर उनसे उनका देश छीने। इस तनाव को कम करने के लिए ब्रिटिश ने हर साल सिर्फ 10,000 जूस को पैलेस्टाइन आने की अनुमति दी। लेकिन फिर जर्मनी में हिटलर का राइज होने लगा। इसके साथ ही वहां यहूदियों पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया। इसी वजह से कई लाख जूइश पूरे जर्मनी और उनके अलाइड देशों से भाग भाग कर अब पैलेस्टाइन पहुंचने लगे। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही जर्मनी में रह रहे यहूदियों पर अत्याचार बढ़ गया एंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते लगभग 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया, जिसे हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। इस हॉलोकॉस्ट से बचे हुए लाखों यहूदियों को वापस पैलेस्टाइन लाया गया, जिससे कि मुस्लिमों और यहूदियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब यहाँ यहूदियों के लिए अपने अस्तित्व की बात थी। पूरी दुनिया से उन्हें भगाया जा रहा था। ऐसे में वो अपनी जमीन छोड़कर कहां जाते? उन्होंने ब्रिटिश आर्मी और पैलेस्टाइन दोनों से ही युद्ध किया और अपना यहूदी शहर बसा लिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश पर फिर से इजराइल देश बनाने का दबाव डाला, लेकिन ब्रिटिश ने ये काम यूएन को सौंपकर खुद पैलेस्टाइन को आजाद कर दिया। यूएन ने रेजोल्यूशन 181 सेकंड 1947 के तहत पैलेस्टाइन को डिवाइड कर दिया। अब सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। मोस्टली जूइश जो थे वो पैलेस्टाइन के ऊपरी भागों में बॉर्डर साइड में बसे हुए थे। इस डिवीजन में यूएन ने जूइश को पैलेस्टाइन का 56% हिस्सा दे दिया। ऊपर और नीचे का हिस्सा इजराइल को दिया गया और साथ ही एक बीच का ईस्टर्न पार्ट पैलेस्टाइन बना। इस मैप में जो ब्लू एरिया है वो प्रपोज्ड इजराइल था और येलो वाला हिस्सा पैलेस्टाइन। इस तरह के बंटवारे से ना तो सिर्फ पैलेस्टाइन के मुस्लिम नाराज हो गए, बल्कि पूरे अरब देश जिन्होंने यूएन में पैलेस्टाइन के बंटवारे के अगेंस्ट वोट किया था, वो भी काफी नाराज हो गए। इस बंटवारे में पैलेस्टाइन 3 भागों में डिवाइड हो गया। ब्लू वाला भाग इजराइल बना, येलो पार्ट पैलेस्टाइन डिक्लेयर किया गया और जेरूसलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। इस डिवीजन की वजह से लगभग 7 लाख पैलेस्टीनियन रातों रात बेघर हो गए।
जहां एक तरफ जूइश इस बंटवारे से काफी खुश थे, वहीं पैलेस्टीनियन की जीवन दिशा ही उलट पलट गई थी। हालांकि पैलेस्टाइन में उस वक्त 1/3 पॉपुलेशन जूइश की थी और 2/3 पॉपुलेशन अरब मुस्लिमों की थी, लेकिन फिर भी यूएन ने इस तरह का बंटवारा किया जिससे कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया। मई 14, 1948 को इजराइल ने अपने सदियों से खोए देश को पाने का जश्न मनाया, लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद 5 अरब कंट्रीज इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड सीरिया ने मिलकर एक साथ इजराइल पर अटैक कर दिया। पूरी दुनिया को लगा कि इजराइल की ये आजादी सिर्फ एक दिन रहेगी, लेकिन यहूदियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो अब इजराइल छोड़कर नहीं भागेंगे। इस हमले में इजरायली मिलिट्री ने ऐसा युद्ध किया कि 5 अरब देशों को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध के बाद तो इन्होंने पैलेस्टाइन के बचे हुए हिस्से को भी आधे से ज्यादा जीत लिया था। इस दौरान इजराइल ने पैलेस्टाइन के जाफा, लाइडा, रामल एरिया, अपर गलीली, नेगेव सिटी के कुछ हिस्से, तेल अलीव, जेरूसलेम रोड को पूरी तरह से कब्जा कर लिया, जो कि इंटरनेशनल टेरिटरी का हिस्सा था। इन्होंने वेस्ट जेरूसलेम सिटी को भी अपने कब्जे में कर लिया। जॉर्डन ने जेरूसलेम के ईस्टर्न हिस्से और वेस्ट बैंक को इस दौरान अपने कब्जे में लिया और इसी वक्त इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप को हथिया लिया। इस युद्ध की वजह से एक बार फिर पैलेस्टाइन लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए। 1956 में सुएज कैनाल क्राइसिस एक और ऐसा वॉर था जिसमें इजराइल को इजिप्ट के साथ उलझना पड़ा। इन दिनों इजिप्ट की कम्युनिस्ट पावर्स के साथ बहुत अच्छे संबंध बन रहे थे, खासकर यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया के साथ। इजिप्ट कंट्री हेड नासर के संबंध काफी गहरे हो रहे थे। दरअसल इन दिनों इजिप्ट में नाइल रिवर पर एसवान हाई डैम बन रहा था। ये डैम बन तो रहा था इजिप्ट के हिस्से में, लेकिन इसे पूरी तरह से ब्रिटिश और अमेरिका फाइनेंस कर रहे थे। इस दौरान इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्देल नासर ने यूएसएसआर के साथ काफी अच्छे संबंध बना लिए, क्योंकि उन दिनों इजिप्ट में एसवान हाई डैम बनाने की बात हो रही थी जिसे यूएसए फंड करने वाला था। लेकिन नासर के यूएसएसआर से बढ़ती नजदीकियों के कारण यूएसए ने बैक ऑफ कर लिया। इससे नाराज होकर नासर ने रिएक्ट करते हुए सुएज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया और उस एरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब तक इस कैनाल को सुएज कैनाल कंपनी चला रही थी, जो कि फ्रेंच और ब्रिटिश के द्वारा कंट्रोल थी। इस कैनाल को नेशनलाइज करके इजिप्शियन प्रेसिडेंट नासर ने सोचा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर शिपमेंट पर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि डैम को बनाने के लिए पैसे जुटाए जा सकेंगे। अब ब्रिटिश और फ्रांस को इस बात का डर हो गया कि कहीं इजिप्ट गल्फ कंट्रीज से आने वाले पेट्रोलियम को बंद ना कर दे, इसलिए उन्होंने इजिप्ट पर हमला करने की ठान ली। इधर 1955 से ही इजिप्ट लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था और उन्होंने ये भी कह दिया था कि इजराइल के शिप्स को सुएज कैनाल से होकर नहीं जाने देंगे। साथ ही नासर ने इजराइल को स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में एंटर करने पर भी पूरी पाबंदी लगा दी थी, जिससे कि इजराइल भी बदला लेने के लिए उबल रहा था। इसी कारण ब्रिटिश, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर इजिप्ट पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस युद्ध में भी इजराइल इजिप्ट का एक बड़ा भाग जीतकर सुएज कैनाल तक पहुंच जाता है, लेकिन यूएन के इंटरवेंशन के बाद ये इजिप्ट की जीती हुई जमीन उन्हें लौटा देती है। हालांकि इसके साथ ही उन्हें सुएज कैनाल और स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में शिपिंग करने की ऑफिशियल मंजूरी मिल जाती है। इस पहल के बाद इजिप्ट और इजराइल के बीच थोड़ी टेंशन्स कम होती है, पर अरब कंट्रीज के रेवोल्यूशनरीज नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब अरब कोलिशंस को और मजबूत करना होगा, तब जाके कहीं मैंडेटरी पैलेस्टाइन का हिस्सा उन्हें मिल पाएगा। मैंडेटरी पैलेस्टाइन के हिसाब से 1948 के पहले जितना भी इजराइल और पैलेस्टाइन का हिस्सा था वो अब सिर्फ अरब मुस्लिम का था, जहां जूइश या इजराइल का नामो निशान नहीं था। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश ने अरबों से ओटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवॉल्ट करने को कहा था, क्योंकि ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। ऐसे में ब्रिटिश ने पैलेस्टीनियन लोगों से कहा कि अगर वो उनका साथ देंगे तो उन्हें अपना पैलेस्टाइन देश बनाने में ब्रिटिश मदद करेगा। इस युद्ध के समय ही मैंडेट फॉर पैलेस्टाइन भी साइन हुआ था, जिससे कि ब्रिटिश एम्पायर को अरब मुस्लिम्स के लिए उनका अपना स्वतंत्र देश स्थापित करना था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यही वादा यहूदियों से भी कर रखा था, जिससे कि इजराइल और पैलेस्टाइन का मामला और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। अनडिवाइडेड पैलेस्टाइन को हासिल करने के लिए अरब लोगों ने 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO का गठन किया।
इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआती पर्पस था कि वायलेंट तरीके इस्तेमाल करके मैंडेटरी पैलेस्टाइन का हिस्सा कब्जा करना और यहूदियों को पैलेस्टाइन से भगाकर अनडिवाइडेड पैलेस्टाइन कंट्री को फॉर्म करना। इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग कायरो में हुई, जिसे अरब लीग के 13 देशों ने साथ मिलकर अटेंड किया। यह ऑर्गेनाइजेशन आए दिन इजराइल पर अटैक करता रहा, जिसके बाद से इजराइल और यूएस ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। लेकिन अरब लोगों के हिसाब से यह ऑर्गेनाइजेशन रेवोल्यूशनरीज का था, जो अपने जमीन और अपने हक के लिए जान देने और जान लेने दोनों के लिए तैयार थे। इसी वक्त सीरिया और इजिप्ट ने पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान में इजराइल की शिपिंग रोक दी, जिससे कि अरब देशों और इजराइल में फिर से टेंशन बढ़ने लगी। इन सब के अलावा 1967 में इजराइल को अरब देश खासकर जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया और लेबनान आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया और इजराइल को वाइप आउट करने की धमकी देने लगा। इसके बाद इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए इन्होंने फिर से अरब देशों को इस युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध को जून वॉर या 6 डेज वॉर भी कहते हैं। हालांकि इसकी बहुत बड़ी कहानी है, जिसे हम अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। इस युद्ध में न सिर्फ इजराइल जीत गया, बल्कि इन्होंने इजिप्ट का ये पूरा बड़ा सा सिनाई पेनिनसुला छीन लिया। जिसके अलावा गाजा स्ट्रिप, जो कि इजिप्ट ने 1949 में हड़पा था, उसे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके अलावा इस युद्ध में इन्होंने इजराइल से गोलन हाइट्स और जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलेम सहित वेस्ट बैंक का हिस्सा भी छीन लिया। इजराइल एक बार फिर से जीत गया और इजराइल पैलेस्टाइन का नक्शा एक बार और बदल गया। इस मैप को देखिए, यहाँ जितने भी ब्लू पार्ट है वो इजराइल था और इस युद्ध के बाद ये पूरे ग्रीन एरियाज जो है उसे इजराइल ने जीत लिया। इसके बाद इन जगहों पर जोइश जाकर अपनी सेटलमेंट बनाने लगे और इन जगहों पर रहने लगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और हो गई। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक ऑक्यूपेशन के बाद लगभग 3 लाख पैलेस्टीनियन और 1 लाख के करीब इजिप्शियंस को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, जिससे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच की सिचुएशन और खराब हो गई। नासर, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस हार के बाद रिजाइन कर दिया और बदले में 1975 तक सुएज कैनाल को इजराइल के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि नासर 1 साल बाद ही वापस से प्रेसिडेंट बन जाते हैं और इजराइल पैलेस्टाइन का ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। इस वॉर में लगभग 20,000 से ज्यादा अरब आर्मी के लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए, जिससे कि पीएलओ के लोगों में और ज्यादा गुस्सा भर गया। 1973 में एक और युद्ध होता है, जिसमें एक बार फिर से इजराइल पर इजिप्ट एंड सीरिया ने मिलकर सरप्राइज अटैक कर दिया, जिसे यौम किपुर वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में यूएसए को बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें इजराइल ने फिर से अरब कंट्रीज को हरा दिया। इस युद्ध का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहा, क्योंकि ये युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच तन गया था, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल ने सीरिया और इजिप्ट के साथ डिसएंगेजमेंट ट्रीटी साइन की। इसके बाद 1974 में यूएसए ने पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। यूएन कमीशन ने पीएलओ को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन का दर्जा दे दिया। इसके बाद से पीएलओ ने भी वायलेंट तरीके छोड़कर पैलेस्टाइन की मांग करने लगे। 1979 में फाइनली पीएलओ और इजराइल के बीच पीस ट्रीटी साइन होती है और इजिप्ट इजराइल के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को लौटा दिया और दोनों देशों के बीच पीस कायम हो गया। लेकिन ये बात पैलेस्टाइन के उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जो वर्षों से अपने देश के लिए मांग कर रहे थे। उन्हें लगा कि पीएलओ अब उनके काम का नहीं रहा। इस पीस ट्रीटी के 2 साल बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादत को वहां के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने खुलेआम असैसिनेट कर दिया। 1975 के बाद से ही लेबनान के तरफ से काफी सारे अटैक्स इजराइल के अगेंस्ट होने शुरू हो गए थे। कई बार पीएलओ के कई मेंबर्स यहां से अक्सर ही इजराइल के बॉर्डर टाउन्स में घुसकर लोगों को मार दिया करते थे और हॉस्टेज बना लिया करते थे। 1978 में भी ऐसे ही पीएलओ मिलिटेंट्स ने इजराइल के एक हाइफा नाम के एक कोस्टल टाउन में घुसकर एक बस को सीज कर लिया था और उसमें बैठे लोगों को जान से मार दिया था। इसे कोस्टल रोड मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से ही इजराइल ने भी पीएलओ और लेबनान के तरफ से होने वाले मिलिटेंट एक्टिविटीज को काफी सख्ती से हैंडल किया, लेकिन तब भी मिलिटेंट्स एक्टिविटीज कम नहीं हुई।
1982 में इजराइल ने बड़े लेवल पर लेबनान में पीएलओ के अगेंस्ट इन्वेजन किया, जिसकी वजह से 1982 में इजराइल लेबनान वॉर हुआ। इस वॉर में इजराइल ने पीएलओ को लेबनान से भगाने के लिए काफी बड़े लेवल पर हमला किया। हालांकि इस वॉर में काफी ब्लडशेड हुआ। लेबनान रिकॉर्ड्स की माने तो लगभग 15 से 20 हजार सिविलियंस इस युद्ध में मारे गए। इस भारी तबाही के बाद इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल की काफी क्रिटिसिज्म भी हुई। इसी बीच लगातार इजराइल और पैलेस्टाइन में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। 1987 में द फर्स्ट पैलेस्टीनियन इंतिफादा यानी कि रिवॉल्ट शुरू हुआ, जिसमें कई इजरायली सिविलियंस और पैलेस्टाइंस मारे गए। इस रिवॉल्ट में पैलेस्टाइन यूथ इजरायली आर्म्ड फोर्सेस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिससे कि इजरायली फोर्सेस में अफरा तफरी मच जाती है। ये रिवॉल्ट ज्यादातर गाजा स्ट्रिप वाले एरियाज में होते थे, जिसे पीएलओ का सपोर्ट था। पैलेस्टाइन के कुछ रैडिकल लोग वहां अब पीएलओ के इंटेंशंस और शांत व्यवहार को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि पीएलओ भी अब एक सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी बन रहा है, जिससे अब कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। और इसी सोच को बढ़ाते हुए वहां के एक इमाम अहमद यासिन ने अब्दुल अजीज अल रंतीसी के साथ मिलकर हमास नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया, जो आज तक इजराइल के खिलाफ वायलेंट आर्म स्ट्रगल में लगा हुआ है और पैलेस्टाइन इजराइल के बीच हो रहे लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स का बड़ा जिम्मेदार भी है। बहरहाल हमास और पीएलओ के साथ लगातार स्ट्रगल में रहे इजराइल के साथ यूएस और यूएसएसआर एक पीस ट्रीटी लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और फाइनली 1993 में इजराइल पीएलओ को एक सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है और पीएलओ इजराइल के एग्जिस्टेंस को पहली बार एक्सेप्ट करता है। यूएसए का कहना होता है कि पीएलओ पैलेस्टीनियन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि अपने देश पैलेस्टाइन की मांग करता है, जो कि पूरी तरह जायज है। और यही 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स होता है, जब पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव और इजराइल स्टेट हेड साथ मिलते हैं और इजराइल पैलेस्टाइन के बंटवारे की बात को फिर से शुरू करते हैं। 1994 में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाती है, जो कि पहली बार पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट के तौर पर उभरती है और इसका मेजर काम होता है पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर एस्टैब्लिश करना। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के एरियाज में 1967 के युद्ध के बाद से बहुत सारे इजरायली ने अपने सेटलमेंट्स बना लिए थे और वहां रहने लगे थे। अब यहाँ इजरायली गवर्नमेंट को अपने रेजिडेंट्स के बारे में भी सोचना था, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक के एरिया को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। इसके एक भाग में जहां ज्यादा इजरायली रहते हैं उसे इजराइल कंट्रोल करेगा, दूसरा एरिया ऐसा होगा जिसे पैलेस्टाइन गवर्नमेंट रूल करेगी और वही तीसरा हिस्सा दोनों के कंट्रोल में होगा। इस पार्टीशन से पैलेस्टाइन को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा जरूर मिल गया, लेकिन वो फिर काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। हालांकि इस बंटवारे के बाद पैलेस्टीनियन चैन से सांस लेते हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबीन एंड पैलेस्टाइन प्राइम मिनिस्टर यासिर अराफत को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। लेकिन ये बंटवारा इजरायली लोगों को पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि उनकी जमीन छीनकर पैलेस्टीनियन को दी जा रही है। इसके बाद कुछ जूइश एक्सट्रीमिस्ट मिलकर अपने प्रधानमंत्री रबीन को खुलेआम असैसिनेट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हमास, जो कि पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने भी इस डिवीजन को सही नहीं माना। हमास का मानना है कि इजराइल कभी था ही नहीं और उनका एक ही मकसद है, इजराइल को पूरी तरह से वर्ल्ड मैप से वाइप आउट करना। इसी साल 1996 में इजरायलीज ने याह्या अयाश, जो कि हमास का चीफ बॉम्ब मेकर था, उसकी हत्या कर दी। इस घटना से बौखलाए हुए हमास ने इजराइल में बहुत सारे सुसाइड बॉम्बिंग करवाए, जिसके बाद फतह पीएलओ, जो कि एक पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के तौर पर काम करता है, उन्होंने हमास के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद माहौल और खराब हो गया। 2002 आते आते दोनों देशों के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई और दोनों ही देशों के बॉर्डर साइड पर रहने वाले लोग ऑन ग्राउंड फाइट पर उतर आए। इसके बाद यहूदी लोग अपने सेटलमेंट में बाउंड्री बनाने लगे, जिससे कि पैलेस्टीनियन का जीना और भी मुश्किल हो गया। इसके बाद कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं, जिसमें कि यहूदी और अरब पैलेस्टीनियन दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ काफी हॉस्टाइल होते रहे हैं। जब पीएलओ की गवर्नमेंट, जिसकी मेजर पार्टी फतह है, वो हमास के मिलिटेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो हमास फतह के खिलाफ हो जाता है और 2006 में वो पीएलओ के अगेंस्ट इलेक्शन में उतर आते हैं।
इसी इलेक्शन में हमास अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद पैलेस्टाइन में सिविल वॉर छिड़ जाता है और 2007 में बैटल ऑफ गाजा होती है, जिसमें पैलेस्टाइन के हमास और पीएलओ के सपोर्टर्स आपसी युद्ध में घिर जाते हैं। बदले में पैलेस्टाइन के टुकड़े हो जाते हैं और हमास मिलिटेंट ग्रुप गाजा स्ट्रिप के एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वही वेस्ट बैंक के एरिया में जहां पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट है, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना देश चला रही है। वेस्ट बैंक के एरिया में तो शांति बहाल है, लेकिन गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है जिसे हमास ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वहां लगातार हमास ग्रुप और इजराइल के बीच जंग ठनी रहती है। आए दिन वहां से इजराइल के खिलाफ रॉकेट्स, बॉम्ब्स फेंके जाते हैं और पत्थरबाजी की जाती है। हमास आए दिन इजराइल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल में भिड़ता रहता है। वहीं इसके दूसरे पहलू पर अगर नजर डाले तो ये भी सच है कि लगातार कई सालों से इजराइल भी गाजा स्ट्रिप पर लगातार अपना कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश में पैलेस्टाइन अरब्स को ब्रूटली हैंडल करता है। यहूदियों के लिए ये शहर मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस है। वो यहाँ वॉर नहीं करते, बल्कि अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दूर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी कुछ रैडिकल लोग हैं जो जानबूझ के इस एरिया में अपना सेटलमेंट बना कर रहते हैं, जिससे कि उनका वर्चस्व गाजा स्ट्रिप में बना रहे। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो हर दिन का झगड़ा आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमास वर्सेस इजराइल का जो ये युद्ध है वो अब बहुत बड़े लेवल पर जा पहुंचा है। 7 अक्टूबर की सुबह जब हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट्स छोड़े और नोवा म्यूजिक फेस्ट में जिस तरह से लोगों को मारा पीटा, हॉस्टेज बनाया गया और औरतों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उससे तो इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। इजराइल के इतिहास में हुए इस भयानक कांड को वर्स्ट सिविलियन मैसेकर का नाम दिया जा रहा है। हमास ग्रुप जो कि गाजा स्ट्रिप कंट्रोल करती रही, उसने ऐसी तबाही फैलाई है जिसकी वजह से ना तो इजराइल बल्कि पूरी इंसानियत का खून खौल उठा है। इस तरह के बारबारिक कांड के बाद इजराइल ने भी फ्रंट संभाला है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडे 8 अक्टूबर को इजराइल ने जवाबी अटैक करते हुए हमास के खिलाफ बॉम्बिंग शुरू कर दी। इस पूरे वॉर में अब तक दोनों तरफ के लगभग 5000 से ज्यादा कॉमन लोग मारे गए हैं। वहीं पैलेस्टाइन में 10,000 के करीब लोग हॉस्पिटलाइज्ड है। इजराइल की सरकार ने इजराइल में हुए इस नरसंहार के बदले हमास को जड़ से खत्म कर देने की कसमें खा रहा है। गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करने वाले हमास का कहना है कि ये हमला इजराइल के जियो एक्सपेंशन की वजह से हुआ है। इजराइल लंबे समय से पैलेस्टाइन की जमीन हथिया रहे हैं, तो हमास इस हमले के लिए मजबूर हो गया। हमास का कहना है कि रिसेंटली जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद में पैलेस्टीनियन और मुस्लिमों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। इसकी वजह से ही आज इजराइल के ऊपर अटैक हुआ है। हमास ने यह भी कहा कि इजराइल का हमेशा से ही पैलेस्टाइन के साथ बुरा बर्ताव रहा है। हमारी जमीनें छीनी हैं, हमें घर से बाहर किया है, जिसकी सजा इजराइल को भुगतनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर देखें तो इजरायली का कहना है कि उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक अपनी प्रॉमिस लैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देंगे। इसके साथ ही इजरायली गवर्नमेंट ने गाजा स्ट्रिप को चारों तरफ से घेर रखा है और यहाँ फूड एंड वाटर सप्लाई को बंद कर दिया है। इंटरनेशनल अलाइनमेंट को देखें तो ईरान और लेबनान हमास को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। अरब कंट्रीज भी हमेशा की तरह अब भी पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान, चाइना और रशिया भी पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। हमास को ईरान अपने ओर से रॉकेट्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और यूके जैसे देश इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अपने अपने नेवल शिप्स भेज रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन कहते हैं। ऐसी स्थिति में वॉर की वजह से गाजा स्ट्रिप की आम जनता आज दाने दाने को मोहताज हो गई है। हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने एक बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये कह डाला है कि दिस वॉर विल चेंज द मिडिल ईस्ट मैप। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कब ये नरसंहार बंद होता है और कब मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होती है।